सबसे पहले आप लोगों से मैं बात करूंगी कि मूल अधिकार हैं क्या। चलिए, अगर हमने ये टॉपिक उठाया है कि आज हम बात कर रहे हैं मूल अधिकारों की, तो मूल अधिकारों में हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि अगर हम मूल अधिकारों की या फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स में आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। तो क्या है, सबसे पहले जानना जरूरी है किसी भी टॉपिक, अगर आप मेंस का कोई भी आंसर राइटिंग कर रहे हो, आपको पता ही होगा कि मेंस में आंसर राइटिंग करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना होता है। किस बात का ध्यान रखना होता है? आपको ध्यान रखना ये होता है कि टू द पॉइंट आंसर करना है, ठीक है। अगर वो आपसे पूछ रहा है कि मूल अधिकार क्या है और मूल अधिकार की विशेषता भारत के परिप्रेक्ष्य में आप बताइए, तो अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपका आंसर कैसे होना चाहिए? आपका आंसर ऐसे होना चाहिए कि सबसे पहले तो आपको बताना है कि मूल अधिकार है क्या, ठीक है। उसके बाद आप बताएंगे कि संविधान में क्या प्रोविंसेस किए गए, इसके लिए क्या प्रावधान किए गए, राइट। उसके बाद आप उनके प्रकारों की बात करेंगे कि मूल अधिकार हमें कितने प्रकार के मूल अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं, और उसके बाद आप बात करोगे उसके महत्व की, उसकी विशेषताओं की, राइट। तो वही बातें करेंगे आज हम लोग। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे कि मूल अधिकार है क्या, ठीक है। क्या है मूल अधिकार, क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी बात करेंगे। सेकंड हमारा पॉइंट क्या रहेगा? सेकंड पॉइंट हमारा रहेगा कि संवैधानिक प्रावधान क्या है, ठीक है। संवैधानिक प्रावधान क्या है। सेकेंड पॉइंट हमारा होगा संवैधानिक प्रावधान के बारे में, कि संविधान में कहां पर उपबंध कह सकते हैं, प्रावधान मत कहिए, संवैधानिक उपबंध कहिए, ठीक है। संविधान में क्या क्या बातें कही गई, कहां पर किस तरह से मूल अधिकारों की चर्चा की गई है, राइट। उसके बाद हम समझेंगे कि मूल अधिकार जो है कितने प्रकार के हैं, राइट। मूल अधिकार कितने प्रकार के हैं, हमें कितने फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, इन पर बात करेंगे। उसके बाद हम समझेंगे क्या, उसके बाद हम समझेंगे इसका महत्व क्या है, ठीक है। मूल अधिकार का महत्व क्या है, क्या जरूरत थी मूल अधिकार देने की, यानी कि एक जो बेसिक एक फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं उनकी क्या जरूरत थी देने की। और जब महत्व जान लेंगे उसके बाद हम मूल अधिकारों की विशेषताओं पर बात करेंगे, राइट, विशेषताओं पर बात करेंगे। अच्छा, ये सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, इन सब पॉइंट्स पर बात करेंगे। और अब क्या है, देखो क्या होता है, किसी भी टॉपिक को समझने से पहले मैं हमेशा आप लोगों से एक बात कहती हूँ कि कभी भी किसी भी कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए आपका सबसे अच्छा सोर्स क्या होता है? आपका सबसे अच्छा सोर्स होता है एनसीईआरटीज, ठीक है। कभी भी आप किसी भी टॉपिक को समझना चाहते हैं, गहराई से समझना चाहते हैं, तो या तो आप किसी टीचर का सपोर्ट लीजिए, राइट, या तो आप किसी टीचर से सलाह मशवरा कीजिए, या उनसे पढ़ने की कोशिश कीजिए, उनसे बातों को समझने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज अगर आप चाहते हो आप सेल्फ डिपेंडेंट होकर ही अपनी सारी चीजों को कर सको, तो आप एनसीईआरटीज का सहारा ले लो, राइट। तो एनसीईआरटीज क्या होती है, आपको एक फाउंडेशन दे देती है, जिससे क्या होती है, एक बेसिक नॉलेज हो जाती है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो जाता है कि हमें पढ़ना क्या है, क्या चीजें समझाने की कोशिश की जा रही है, मूल अधिकार दिए गए तो क्यों दिए गए, ये सारी बातें, ठीक है। तो चलिए फिर आज की शुरुआत करते हैं यहीं से। सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ मूल अधिकार है क्या। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि मूल अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो क्या होते हैं, व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक होते हैं, राइट। मूल अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अब चहुमुखी विकास मैंने कह दिया तो उसमें क्या आया भाई, चहुमुखी विकास में आप एक तरह से भौतिक विकास या नैतिक विकास की बात कर सकते हैं, राइट। भौतिक विकास में क्या आ जाएगा, भौतिक विकास में होगा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास, और अगर नैतिक विकास की बात कर लूं तो वहां पर क्या आ जाएगा, आध्यात्मिक विकास, ठीक है। आध्यात्मिक, धार्मिक विकास, इस तरह की बात वहां पर की जाएगी, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि मूल अधिकार ऐसे अधिकार हैं, संविधान द्वारा प्रदान किए गए व्यक्ति को ऐसे अधिकार हैं जिससे व्यक्ति का चहुमुखी विकास संभव हो पाता है, राइट। तो चलिए फिर आगे ही बढ़ जाते, नहीं मैं यहीं पर लिख देती हूँ समझने के लिए, ठीक है, कि
ऐसे अधिकार हैं, ये ऐसे अधिकार हैं, ये ऐसे अधिकार हैं जो संविधान द्वारा व्यक्ति के चहुमुखी विकास, या फिर चलिए लिख ही लीजिए आप समझने के लिए, है ना, व्यक्ति के चहुमुखी विकास, चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, आवश्यक है। चलिए यहां तक बातें समझ में आ गई। अब संवैधानिक उपबंध के बारे में बात करेंगे। संवैधानिक उपबंधों में क्या आ जाएगा भाई? संवैधानिक उपबंधों में ये आ जाएगा कि अगर संविधान एक किताब है तो उस किताब के कौन से भाग में इसका प्रावधान किया गया है। तो आप सभी को पता है, अगर संवैधानिक उपबंध की बात की जाए तो आपको पता होगा क्या संविधान का जो भाग है कौन सा? भाग 3। ठीक है, संविधान का भाग है कौन सा? भाग 3। वहां पर क्या किया गया है? मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, भाग 3 हो गया मूल अधिकारों से रिलेटेड। और अगर बात की जाए आर्टिकल कहां से कहां तक मूल अधिकारों को डिफाइन करते हैं, तो आपको याद रखना है कि आर्टिकल आपका हो जाएगा क्या? 12 to 30 क्या हो जाएगा? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक क्या हो जाएगा? मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। राइट, उसके बाद अगर प्रकारों की बात की जाए, देखिए अभी यहाँ पर एक मोटा मोटी आइडिया दे रही हूँ, अभी आगे हम डिटेल में सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर हम प्रकारों की बात करें तो आप सभी को पता ही होगा कितने प्रकार के मूल अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं। अगर हम यहाँ पर क्या किसकी बात करें? अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी? मूल संविधान की। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि मूल संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मूल संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे मूल संविधान में। राइट, मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे हमें। राइट, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर एक अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन हुआ? तो 44वां संविधान संशोधन हुआ। राइट, 44वां संविधान संशोधन हुआ। चलिए इसको बाद में बताती हूँ। ठीक है, तो मैंने बताया मूल संविधान में कितने हमारे पास फंडामेंटल राइट्स थे? 7 थे। ठीक है, तो अगर मैं मूल संविधान कह रही हूँ, फिर मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान में कितने हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं? अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में आपके पास कितने हैं टोटल? वर्तमान में हमारे पास 6 हैं। क्यों है 6 भाई? क्योंकि एक संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। ठीक है, 44th अमेंडमेंट जो हुआ था वो 1978 में हुआ। उसमें हुआ क्या भाई? उसमें क्या हुआ? उसमें हुआ ये कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, जो कि पहले एक मौलिक अधिकार हुआ करता था आर्टिकल 31 में। ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो कि पहले एक मौलिक अधिकार था, उसे क्या बना दिया गया? उसे कानूनी अधिकार यानी कि विधिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। यहां से इसी वजह से क्या हुआ? अब हमारे पास वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार बचे? वर्तमान में हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स बचे हुए। राइट, ये हो गया। अब महत्व जानेंगे और विशेषताएं जानेंगे। चलिए तो अब आगे बढ़ जाते हैं। पहले इन सारी बातों को और अच्छे से डिफाइन करते हैं, फिर आगे बढ़कर बात करते हैं। राइट, तो चलिए फिर देखा जाए। देखिए, जिसकी बात अभी मैं कर रही थी आप लोगों से, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। मैंने आपको बताया फंडामेंटल राइट्स हैं क्या? सबसे पहले ये जानना जरूरी था। मैंने आपको बताया व्यक्ति को राज्य के खिलाफ, ठीक है, व्यक्ति को राज्य के खिलाफ मतलब कभी देखिए हमारे पास डीपीएसपी भी है। वो क्या है भाई? वो राज्य को प्राप्त व्यक्ति के खिलाफ अधिकार है। और अगर मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो मौलिक अधिकार राज्य के खिलाफ व्यक्ति को प्राप्त है। ठीक है, डीपीएसपी किसे प्राप्त है अधिकार? डीपीएसपी की बात की जाएगी यानी कि राज्य की नीति निदेशक तत्वों की जब बात की जाएगी, देखिए तुलना करके पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जब राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी की बात की जाएगी तब वो अधिकार कैसे हो जाएंगे? वो व्यक्ति के खिलाफ राज्य को प्राप्त अधिकार हो जाएंगे।
और अगर आपसे फंडामेंटल राइट्स की बात की जाएगी तब आपका राइट आंसर होगा क्या, राज्य को प्राप्त सॉरी राज्य के खिलाफ व्यक्ति को प्राप्त अधिकार है क्या, फंडामेंटल राइट्स। बात क्लियर होगी। चलिए देखिए क्या है भाई, संविधान का भाग मैंने आपको बता ही दिया। भाग 3 देखिए, पॉइंट जो है टू द पॉइंट बात करेंगे, फालतू की कोई बात नहीं करेंगे, थोड़ी सी बातों को समझाने की कोशिश भी करूंगी और आप अपने फैक्ट्स को क्लियर करते हुए यहाँ पर चलोगे, राइट। तो देखिए पहला पॉइंट आपका क्या निकला, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मूल अधिकार भाग कौन सा है, ठीक है, मूल अधिकार का वर्णन किस भाग में किया गया है, संविधान के किस भाग में किया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। बात क्लियर है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कहां से कहां तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया, यानी कि अनुच्छेद कौन कौन से हैं जहां पर मूल अधिकारों को डिफाइन किया गया है, आप बताएंगे आर्टिकल 12 टू 35, ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक क्या किया गया है, मूल अधिकारों को वर्णित किया गया है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे मूल अधिकारों को हमें प्रदान किया गया है, राइट। ये हो गए 2 पॉइंट, स्टार बनाते हुए चलेंगे जहां जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। तो क्या हुआ, सेकंड नेक्स्ट बात करते हैं कि मूल अधिकारों की प्रकृति कैसी है। भाई यहां से भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखो, चाहे यूपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो, पीसीएस का हो या आरओ का हो या जो भी हो, ठीक है, आप किसी भी स्टेट के पीसीएस को उठाकर देखो, आप वहां से ये जो फेवरेट टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन इसी प्रकार से बनता है। और यहाँ पर मैं लेकर भी आपके साथ उसी तरीके से आई हूँ कि आपको टू द पॉइंट चीजें बताऊं, फालतू की कोई भी बात नहीं होगी, बस टू द पॉइंट चीजें आपको बताती हुई चलूंगी। जैसे मैंने यहाँ पर चीजों को डिफाइन किया एज इट इज आपको अपने नोट्स में कंपाइल करते हुए चलना है, राइट। चलिए अब ध्यान देंगे मूल अधिकारों की प्रकृति कैसी है, भाई न्यायोचित है। तो न्यायोचित का मतलब क्या कि हमें संविधान द्वारा प्रदान तो कर दिए गए मूल अधिकार, लेकिन क्या अगर उनका उल्लंघन होता है तो क्या उसके प्रति हमें न्याय की प्राप्ति हो सकती है, तो डेफिनेटली हो सकती है। यानी कि मूल अधिकारों की प्रकृति कैसी है, न्यायोचित है। और आर्टिकल 32 है ना, आर्टिकल 32 यानी कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, मूल अधिकारों के उल्लंघन पर हमें न्याय प्रदान करेगा। और आर्टिकल 226 है ना, आर्टिकल 226 क्या करेगा, यहाँ पर हाई कोर्ट को अधिकार है कि वो हमारे मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य अधिकारों के लिए भी क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये रिट की बात करते हैं, दोनों राइट्स ऐसे राइट हैं भाई। यहाँ पर क्या होता है, एक बात और आपको याद रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार से ज्यादा यहाँ पर हाई कोर्ट का अधिकार हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकारों के हनन होने पर ही क्या होगा, मूल अधिकारों के हनन होने पर ही राइट प्राप्त है कि वो रिट जारी कर सकता है, यानी कि ठीक है रिट जारी कर सकता है। बट अगर आपको आर्टिकल 226 की बात कर रहा है तो वहां पर हाई कोर्ट को मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य अधिकारों के प्रति भी क्या होगा, वो रिट जारी कर सकता है, यानी कि हमें हमारे न्याय की व्यवस्था की गई है, राइट। चलिए अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाए कि संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है, मैग्ना कार्टा का मतलब होता है मील का पत्थर, ठीक है। क्या मतलब होता है, मील का पत्थर, ठीक है। तो मील का पत्थर, तो पूरे संविधान में अगर हम देखें तो फंडामेंटल अगर राइट्स ही नहीं होते हमारे पास तब तो कोई मतलब ही नहीं था इस संविधान का। अरे भाई हमारे भी तो कुछ अधिकार होने चाहिए, हमें भी तो जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए, हमें भी तो बोलने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, हमें भी तो कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होनी चाहिए, है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार होना चाहिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, शिक्षा का अधिकार प्राप्त होना चाहिए कि नहीं, राइट। तो ये सारे पॉइंट आते हैं। इसी वजह से क्या कहा जाता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सा वह भाग है जिसे संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा गया है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है, तो भाग 3 को ही क्या कहा जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा या फिर संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। आप इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कह सकते हो या फिर आप इसे संविधान का मैग्ना कार्टा भी कह सकते हो, राइट बच्चे। संविधान का
मैग्ना कार्टा। बात क्लियर हो रही है? आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मूल अधिकार कौन से भाग में आते हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, राइट। अगर आपसे उसकी प्रकृति पूछी जाएगी, आपका सही जवाब हो जाएगा उसकी प्रकृति कैसी है? न्यायोचित है, यानी कि हम हमारे मूल अधिकारों के उल्लंघन पर हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। हमें कहीं पर भी निचली अदालतों से लेकर ऊपर तक अपील करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़े। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि भाग 3 को ही क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा या संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट पेज पर पहुंचते हैं, देखते हैं अब आगे क्या बात हो रही है। देखिए क्या है भाई, मैंने आपसे पहले ही बता दिया। सबसे पहले आपको यही जानना जरूरी था कि मूल अधिकार है क्या। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये ऐसे अधिकार हैं, वे अधिकार आप एक अगर डिफाइन करना चाहो एक लाइन में तो आप ये कह सकते हो, मूल अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक होते हैं। और अगर उन चहुमुखी विकास की बात की जाए तो वहां पर क्या आ जाएगा? व्यक्ति के भौतिक, ठीक है। और भौतिक में किन चीजों का वर्णन हो जाता है? आप सभी को पता है, भौतिक में सामाजिक विकास, आर्थिक विकास और राजनीतिक विकास की बात आ जाती है, ठीक है। चाहे वो समाज में उसकी स्थिति को लेकर हो, आर्थिक रूप से उसकी स्थिति को लेकर हो, या फिर राजनीतिक रूप से उसकी स्थिति को लेकर हो, सभी तरीके का विकास आ जाता है किसमें? फंडामेंटल राइट्स में। बात क्लियर हो गई? और क्या है भाई? नैतिक विकास, ठीक है। भौतिक और नैतिक दोनों तरह के विकास पर में अपनी एक बढ़िया सी भूमिका निभाता है कौन? मूल अधिकार। बात क्लियर है? अगर मैं कहूं कि नैतिक विकास की बात करूं तो नैतिक विकास में क्या आ जाएगा? ये भी आपको याद समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए। क्या नैतिक विकास की बात की जाए तो आपका क्या हो जाएगा भाई? आध्यात्मिक और धार्मिक विकास, ठीक है। आध्यात्मिक और धार्मिक विकास, यानी कि सिंपल सी एक लाइन में आप ये कह सकते हो कि मूल अधिकार संविधान द्वारा व्यक्ति को प्राप्त ऐसे अधिकार हैं जो उसके भौतिक में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व नैतिक में आध्यात्मिक और धार्मिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं, राइट। ये एक पॉइंट आपका बन जाता है। और मैंने आपको इतनी बार बता ही दिया कि ये क्या है? राज्य के खिलाफ व्यक्ति को प्राप्त अधिकार है। मतलब राज्य अगर हमारे अधिकारों का हनन करता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि भाई हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, चाहे वो राज्य करे या कोई पर्सनल व्यक्ति करे, कोई भी अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन करता है हम डायरेक्ट अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। बात क्लियर हो गई? तो क्या है भाई? ये राज्य के खिलाफ, इसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है? आपको कथन में दे देगा, ठीक है। 2 कथन दे देगा। यूपीएससी किस लेवल पर पूछता है? यूपीएससी आपसे पूछेगा कि मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्राप्त अधिकार है, या फिर दूसरा कथन दे देगा मूल अधिकार राज्य को व्यक्ति के खिलाफ प्राप्त अधिकार है। थर्ड पॉइंट बना देगा कि डीपीएसपी जो है वो राज्य को व्यक्ति के खिलाफ प्राप्त अधिकार है। और चौथा पॉइंट बना देगा कि डीपीएसपी राज्य के खिलाफ व्यक्ति को प्राप्त अधिकार है। इनमें से कौन से कथन सही है? अब 1 2 2 3 3 4 ऐसे करके बना देगा। और वहीं अगर आपका क्या होगा, क्लियरिटी नहीं होगी कि किसको किसके खिलाफ प्राप्त अधिकार है, तो आप वहीं पर क्या करेंगे? क्वेश्चन को गलत कर देंगे। बात क्लियर हो रही है? तो इसी वजह से मैं आपको बार बार जोर देकर समझाने की कोशिश कर रही हूं कि क्या आप स्टार बना लेंगे। क्या है भाई? ये राज्य के खिलाफ व्यक्ति की आजादी को सुनिश्चित करते हैं, यानी कि राज्य के खिलाफ व्यक्ति को प्राप्त अधिकार है। बात क्लियर हो गई? स्टार बना के इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या बताया जा रहा है भाई। अब देखेंगे संवैधानिक उपबंधों के बारे में, ठीक है, कि संविधान में कहां पर कैसे इसका प्रावधान किया गया है, इस बारे में बात करते हैं, राइट। 1 सेकेंड का टाइम देंगे आप लोग मुझे।
चलिए देखिए जरा, अब हम बात करते हैं किसकी, संवैधानिक उपबंधों की। ठीक है, संवैधानिक उपबंधों में क्या है भाई, सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि देखो कहा जाता है कि जो भारत का संविधान है वो उसका सबसे ज्यादा पोर्शन कहाँ से उठाया गया है, 1935 के भारत शासन अधिनियम से, राइट। आप सभी को पता होगा कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, वहां का ये समझ लीजिए आप 70% कह सकते हैं या 80% भी कह लो कि वहीं से डायरेक्ट हमारे संविधान में उठाकर रख दिया गया है, राइट। तो मैं आपसे कहूंगी कि अगर हम 80% कह रहे हैं तो कुछ परसेंटेज बाहर से भी उठाया गया, यानी कि कुछ अलग अलग देशों के संविधानों को पढ़ा गया और उस संविधान का जो हमारे लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट थी उनको छांटकर संविधान निर्माताओं द्वारा हमारे संविधान में कंपाइल किया गया। बात क्लियर हो गई। तो वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि मूल अधिकारों का प्रावधान हमने किस देश के संविधान को पढ़कर लिया है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं क्या, मूल अधिकार, राइट। आपका क्वेश्चन यहीं से निकल गया। एक पॉइंट तो आपका ये क्लियर हुआ कि अगर आपसे पूछा जाए कि मूल अधिकार का प्रावधान जो किया गया है वो हमने किस देश से लिया है, आपका सही जवाब हो जाएगा क्या, आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए, राइट। अगर मूल अधिकार कहे तो आपको याद रखना है यूएसए से लिए गए हैं, और अगर यहीं पर आपको घुमा कर कह दे मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, राइट। अगर आपसे कह दे मूल कर्तव्य, ठीक है, मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों में अंतर है। मूल अधिकार हमें प्रदान किए गए हमारे लिए, कर्तव्य भी हमारे ही हैं, लेकिन वो हमारा राज्य यानी कि हमारे देश के प्रति हमारे कर्तव्य हैं, राइट। तो अगर कर्तव्य की बात की जाए तो आपको याद रखना है भाई, तत्कालीन जो यूएसएसआर था, यानी कि अब जो जिसे हम कहते हैं रूस, ठीक है, तो रशिया से लिए गए हैं क्या, मौलिक कर्तव्य यानी कि मूल कर्तव्य। और अगर मौलिक अधिकार की बात करेगा तो आपको याद रखना है मौलिक अधिकार यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बताया मैंने, नेक्स्ट क्या है भाई, भाग 3 में इसका प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 12 से 35 तक ये इसको परिभाषित किया गया है। ठीक है, अभी हम आगे चलकर सारी बातों को क्लियरिटी के साथ समझेंगे। ठीक है, अभी आप लोग थोड़ा थोड़ा जिस तरह से मैंने यहाँ फ्रेम किया है, आप लोग अगर अपने नोट्स कंपाइल कर रहे हो तो आप इसी प्रकार से अपने नोट्स को कंपाइल करते हुए चलेंगे, राइट। इससे क्या होता है, जब आप फ्रेमिंग के थ्रू किसी भी चीज को पढ़ने की, याद करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, एक माइंड मैप बनता जाता है आपके दिमाग में। ठीक है, क्या होता है, आप जब चीजों को सुनते हो, एक बार आप मुझसे सुन रहे हो, एक बार आप अपने नोट्स बना रहे हो, और तीसरी बार आप उसका रिवीजन कर रहे हो, राइट। तीसरी बार जब रिवीजन कर रहे हो तो 3 बार जब हम किसी चीज को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो वो समझ के चलिए कि बहुत बेहतरीन रिजल्ट आता है उसका, राइट। तो क्या है, मैंने आपको बता दिया, सॉरी, तो मैंने आपको बताया कि क्या है भाई कि आर्टिकल 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया है। बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, मैंने आपको बताया था इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी प्रकृति है न्यायोचित। ठीक है, यानी कि हमें अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो हमें क्या है, न्याय प्राप्त हो सकता है। ठीक है, न्यायोचित प्रकृति है, इसके लिए हम अपील कर सकते हैं कि भाई हमारे मूल अधिकारों, हमारे जीवन जीने का अधिकार, हमारे बोलने की स्वतंत्रता, हमारे विचार रखने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, इन सब का हनन हो रहा है तो भाई हमें क्या है, न्याय चाहिए। तो ये क्या है, न्यायोचित प्रकृति के हैं, इसके लिए हमें न्याय प्राप्त हो सकता है। बात क्लियर हो गई। अब अगर मैं बात करूं मूल संविधान में, मैंने आपको बता दिया कुल 7 मौलिक अधिकार थे, और वर्तमान की स्थिति क्या है भाई, टोटल 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। क्यों बचे हुए हैं, क्योंकि एक जो आर्टिकल 31 में कौन सा अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसे मूल अधिकारों से हटाकर कहां पर डाल दिया गया है, उसे डाल दिया गया है विधिक अधिकार, यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया है। बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर एक नोट है भाई, नोट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, नोट का मतलब ये अलग से नोट किया गया है भाई, इसको आपको हाईलाइट करना है, राइट। अब जरा ध्यान देंगे क्या कह रहा है कि 44वें संविधान संशोधन
अधिनियम जो था 1978, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कौन सा संविधान संशोधन यानी कि अमेंडमेंट हुआ था, 44th अमेंडमेंट एक्ट था 1978 का। इसमें क्या हुआ था, मूल अधिकार जो कौन सा था, संपत्ति का मूल अधिकार, है ना, हाईलाइट करना है ये, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं भाई। इसी प्रकार से ऐसे ही एक एक टू द पॉइंट चीजों को बता रही हूँ, एक एक पॉइंट पर क्वेश्चन बना हुआ है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखो, एक एक पॉइंट पर क्वेश्चन बना हुआ है, राइट। देखिए जरा ध्यान से, क्या बता रही हूँ कि 44th अमेंडमेंट एक्ट जो था 1978 का, इसमें क्या हुआ, संपत्ति के मूल अधिकार को, संपत्ति का अगर मूल अधिकार था तो ये कहां पर वर्णित था, ये भी आपको याद रखना है, आर्टिकल 19(1)(च), ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। जब संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था तो ये इसका वर्णन कहां पर था, कौन से आर्टिकल में वर्णन किया गया था इसका, आपको याद रखना है, आर्टिकल 19(1)(च) में इसका वर्णन हुआ था, ठीक है, तथा आर्टिकल 31, ठीक है, ये दो आर्टिकल है। जब संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था, कौन कौन से आर्टिकल में इसको डिफाइन किया गया था, ये आपको याद रखना है। बात क्लियर हो रही है। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार को आर्टिकल 19(1)(च) में तथा आर्टिकल 31 में, ठीक है। और जब ये आर्टिकल 31 में था तो भाग कौन सा था भाई, भाग कौन सा था, आपको याद रखना है, भाग 12 की सूची से हटाकर आर्टिकल 300 का में क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार का मतलब होता है विधिक अधिकार, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा विधिक अधिकार, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्या पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस प्रकार का अधिकार है, ठीक है, ऑप्शन दे दे, संवैधानिक अधिकार है, सांविधिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, ठीक है, या फिर संविधानेतर अधिकार है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विधिक अधिकार है। विधिक अधिकार का मतलब कानूनी अधिकार है। बात क्लियर हो गई, कानूनी अधिकार है, ठीक है। तो कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल आपको इसका याद रखना है, आर्टिकल 300 क यानी कि 300A भी कहते हैं, ठीक है, 300A के का को क्या पढ़ेंगे, 300A, ठीक है। तो आर्टिकल 300 का में किसका वर्णन किया गया है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर क्या बना दिया गया, विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बता रहे हैं भाई। अब हम देख लेते हैं कि भाग 3 में अगर मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है तो हमें कौन कौन से मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, राइट। तो सबसे पहले तो आप सभी को पता ही होगा, पहला जो हमारा मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, कौन सा है भाई, समता का अधिकार। समता का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी, राइट, यानी कि विधि के समक्ष जो भी होगा व्यक्ति वो क्या है, समान है, ठीक है। समता का अधिकार, समता का मतलब होता है समानता, ठीक है। तो समानता का जो अधिकार है वो किसमें वर्णन किया गया है, समानता के अधिकार का वर्णन किसमें है, आर्टिकल कहां से कहां तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है, आर्टिकल 14 to 18, राइट। आर्टिकल 14 to 18 तक किसका वर्णन है, समानता के अधिकार का वर्णन है, ठीक है। अभी हम इसमें सारे आर्टिकल्स को भी बहुत अच्छे से समझेंगे, पहले आप इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जब पहला हमारा मौलिक अधिकार क्या हो गया, पहला हमारा मौलिक अधिकार हो गया समानता का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, राइट, समानता का अधिकार कहां से कहां तक, आर्टिकल आपको रटे होने चाहिए भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसीलिए कहती हूँ बार बार आप लोगों से कि लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तो उस एग्जाम का सिलेबस चेक करें, पहले तो उस एग्जाम के सिलेबस को आपको बहुत अच्छे से कंठस्थ कर लेना है, मतलब सिलेबस आपका आपको याद होना चाहिए, राइट। उसके बाद सेकंड क्या आता है, सेकंड आता है आप उस एग्जाम से जो पिछले साल, पिछले कुछ भी ईयर्स में जो पेपर्स आए हैं, जो एग्जाम में पूछा गया है, आप उसका एनालिसिस करो, राइट। जब आप उसको एनालाइज करते हो तब आप आयोग की मेंटलिटी को समझ पाते हो कि वो हमसे पूछना क्या चाहते हैं। देखो जीएस तो इतना वास्ट है, इतना ज्यादा पोर्शन है कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, आपको लगेगा इसका तो कोई अंत ही नहीं है ना।
तो हमें पढ़ना कैसे होता है फिर? जब उसका कोई अंत नहीं है तो कैसे पढ़ेंगे भाई? तो पढ़ा ऐसे जाता है कि चीजों को देखा जाता है, आयोग किस तरह की हमसे डिमांड कर रहा है। आयोग की डिमांड क्या है? वो ये नहीं चाहता कि किताब उठाओ और बस रट लो रट लो रट लो, वो ये नहीं चाहता है। वो आपसे सिंपल से ये चाहता है कि जो जरूरी चीजें हैं, ठीक है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वहां से क्या है, जिसकी एक बेसिक नॉलेज आपके लिए जरूरी है, वो उस पर क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, तो आप उसके पैटर्न को एनालाइज कीजिए। कैसे एनालाइज करेंगे? PYQs को देखकर। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, आप उसके पैटर्न को समझिए कि वो आपसे पूछ क्या रहा है, क्या डिमांड कर रहा है, आपको क्या पढ़ना है, आपको बुक खोलनी है तो आपको उसमें से क्या पढ़ना है और किस चीज को हटा देना है, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस तो बहुत होता है, सब कुछ तो पढ़ा नहीं जाता है, और सब दिमाग भी इतना छोटू सा होता है, कैसे सब कुछ भर लेंगे भाई, है ना? आज पढ़ते हैं कल फिर भूल जाते हैं, परसों पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है? इसके लिए सीधा सा आपको सिर्फ करना ये है, आप उसके PYQ उसको देखिए, एनालाइज कीजिए और अपने लिए टू द पॉइंट चीजों को निकालिए। ठीक है, तो आप जब PYQ सॉल्व करेंगे तब आप देखेंगे कि यहाँ से कितने से क्वेश्चन बनते हैं, और जिन टॉपिक्स को हम बहुत हल्के में ले लेते हैं, ठीक है, हमें लगता है फंडामेंटल राइट्स तो हमें पता ही है, प्रीएम्बल तो हमें पता ही है, DPSP तो हम जानते ही हैं, है ना, मूल कर्तव्य तो हमें पता ही है, हम क्या करते हैं, इन चीजों को निग्लेक्ट कर देता है, सोचते हैं एक बार पढ़ लिया, अरे ठीक है हो गया। वही जब ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, अगर आपसे पूछे स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक वर्णन किया गया है, और वहीं आप फंस जाते हो। कई बार मैंने ऐसा देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, जिन चीजों को हम हल्के में ले देते हैं वही हमारे लिए बहुत भारी पड़ जाती हैं, है ना? तो हल्के में किसी भी चीज को नहीं लेना है, बहुत ध्यान से चीजों को पढ़ते हुए चलना है, राइट? तो स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 19 to 22 तक में वर्णन किया गया है किसका? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार में भी आगे बात करेंगे कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, राइट? कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 19 to 22 तक वर्णन है। ठीक है, तीसरा जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना? चाहे वो महिलाओं के प्रति शोषण हो, बच्चों के प्रति शोषण हो, है ना, SC ST के प्रति शोषण हो, अल्पसंख्यकों के प्रति शोषण हो, जिसके भी प्रति शोषण हो, वो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो हमें कहाँ प्रदान किया गया है? आर्टिकल 23 से 24 में। ठीक है, दो आर्टिकल है शोषण के विरुद्ध अधिकार के, आर्टिकल 23 और 24, ये दोनों आपको रटे होने चाहिए। ठीक है, अभी आगे बात करेंगे इसके बारे में। फोर्थ जो है हमारा फंडामेंटल राइट, वो क्या कहता है? अब जरा इस पर ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक वर्णित है? मैंने आपको बताया आर्टिकल 25 to 28। ठीक है, कल मैंने प्रस्तावना जब बताई थी, प्रेम्बल के बारे में जब हम बात कर रहे थे, वहां पर भी धर्म की स्वतंत्रता, वहां पर भी 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, प्रियम्बल में 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है। ठीक है ना? मैंने आपको कल भी बताया था, वहां पर मैंने इसको डिस्क्राइब भी किया था, सारा बताया भी था कि आर्टिकल 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। तो हमें क्या याद रखना है कि प्रस्तावना में भी धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है और मूल अधिकारों में भी धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखने हैं आपको, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है। ठीक है, कि जैसे शिक्षा का अधिकार है, तो शिक्षा का अधिकार हमें कहाँ कहाँ प्राप्त होता है? हमें मूल अधिकारों में भी प्राप्त होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी प्राप्त होता है, और मूल कर्तव्यों में भी शिक्षा का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से आयोग क्वेश्चन बनाता है। तो आयोग के जब आप पैटर्न को समझते हुए चलेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और आपको कैसे उनको टैकल करना है। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा जो फंडामेंटल राइट है हमारे पास, वो क्या कह रहा है? वो हमारा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, पांचवा जो फंडामेंटल राइट है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। इसका वर्णन हमें कहां से कहां तक मिलता है? आर्टिकल 29 to 30 में इसका वर्णन हमें मिलता है। ठीक है, सारे फंडामेंटल राइट मुंह जबानी आपको याद होने चाहिए कि 6 फंडामेंटल राइट है हमारे पास। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल
25 टू 28 और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 टू 30, राइट। 29 और 30 दो याद रखने। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो 23-24 और अगर शिक्षा संबंधी अधिकार की बात की जाए तो 29 और 30, ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये छठवां जो मौलिक अधिकार है, छठवां जो मौलिक अधिकार है हमारा, ये क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना। संविधान में अगर संविधान के द्वारा जो भी प्रावधान किए गए हैं, अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ी लगती है तो हम उसका उपचार कर सकते हैं, ठीक है। और उपचार करेगा कौन, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को अभिभावक का दर्जा भी दिया गया है, ठीक है, पेरेंट, ठीक है, अभिभावक का दर्जा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को। बात क्लियर हो गई। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन कहाँ पर मिलता है, आर्टिकल 32 में मिलता है। और आप सभी को पता ही होगा कि आर्टिकल 32 को ही किसके द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा क्या कहा गया है, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही क्या कहा गया है, संविधान की आत्मा कहा गया है। बात क्लियर हो गई, क्या कहा गया है, संविधान की आत्मा, राइट। अगर मैं कहूं कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो ठाकुर दास भार्गव जी ने क्या कहा है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या है भाई, मूल अधिकारों की विशेषताओं की बात कर लेते हैं, है ना। विशेषताएं भी जानना बहुत जरूरी है। मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या है भाई, हमने तो जान लिया। प्रावधान क्या है, मूल अधिकार है क्या, वो जान लिया। मूल अधिकारों का प्रावधान कहाँ किया गया है, वो भी जान लिया। प्रकृति कैसी है, वो भी जान लिया। प्रकार कितने हैं, वो भी जान लिया। अब हम देखते हैं कि मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, प्रकृति कैसी है, मैंने आपको बताया न्यायोचित प्रकृति है, ठीक है। मूल अधिकारों के हनन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपने सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपील कर सकते हैं और हाई कोर्ट को भी आर्टिकल 226 के तहत प्राप्त है ये अधिकार कि वो भी क्या करेगा, रिट जारी कर सकता है, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या दी जाती है, गारंटी और सुरक्षा प्रदान की जाती है, ये भी एक विशेषता है, ठीक है। आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय गारंटी देता है कि हमारे मूल अधिकारों का हनन किसी भी व्यक्ति या किसी भी राज्य द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मूल अधिकारों की सुरक्षा या गारंटी कौन प्रदान करता है, मूल अधिकारों की सुरक्षा या गारंटी कौन प्रदान करता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये गारंटी दी जाती है या सुरक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है। तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, कौन सा आर्टिकल डिफाइन करेगा इसे, आर्टिकल 32 डिफाइन करेगा इसको, राइट। और सुप्रीम कोर्ट को क्या है, 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, उस रिट के माध्यम से क्या करेगा, वो हमारे मूल अधिकारों के हनन होने को रोकता है, राइट। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, व्यक्ति को क्या है, राज्य के खिलाफ प्राप्त अधिकार है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। कोई राज्य द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा क्या होगा, हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट का हनन नहीं किया जा सकता है। क्या, अच्छा यहाँ पर एक बात और आती है, क्या आती है, एक बात ये आती है कि क्या ये जो मूल अधिकार है वो निरपेक्ष है या सापेक्ष है, ठीक है। मूल अधिकार जो है वो निरपेक्ष है या सापेक्ष है। अच्छा अब बात करते हैं निरपेक्ष क्या होता है और सापेक्ष क्या होता है। निरपेक्ष का मतलब ये है, निरपेक्ष का सीधा सा सेंस ये है कि मतलब किसी भी परिस्थिति, कोई भी समय हो, कोई भी परिस्थिति हो, मूल अधिकारों को क्या है, एज इट इज दिया जाएगा, मतलब वो सभी के लिए समान रहेंगे। चलिए इसकी अभी बात नहीं करते हैं, जब हम समानता के अधिकार की बात करेंगे तब मैं इस बात को वहां पर आपको समझाऊंगी, ठीक है। यहाँ पर अभी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखिए, राज्य के खिलाफ व्यक्ति को प्राप्त अधिकार है, मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट देखिए क्या है भाई,
राष्ट्रीय आपातकाल है ना, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा होता है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपातकाल कितने प्रकार का होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए आपातकाल कितने प्रकार का होता है। 3 प्रकार से आपातकाल लगता है, ठीक है। एक तो हो गया राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा हो गया राष्ट्रपति शासन, और तीसरा कौन सा हो गया, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब अगर आपातकाल की बात हो ही गई है तो आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। आपातकाल कितने प्रकार का, 3 प्रकार का आपातकाल लगता है भारत में, ठीक है। कौन कौन से 3 प्रकार हैं जरा देख लेंगे। कौन सा हो गया, एक तो हो गया राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी जिसको कहा जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल कौन सा हो गया, आर्टिकल 352 हो गया, आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सेकंड आपातकाल कौन सा है, भाई आपको याद रखना है राष्ट्रपति शासन, ठीक है, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 365, ठीक है। ये 2 आर्टिकल हैं जो राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है। नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल कौन सा हो जाएगा, ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल हो जाएगा 360, ठीक है, ठीक है। तो ये है हमारे आपातकाल के प्रकार। तो जब नेशनल इमरजेंसी लगी होती है तो आपको याद रखना है कौन से हमारे फंडामेंटल राइट हैं जो कभी भी निरस्त नहीं किए जा सकते। मतलब चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे संसद हो, कोई भी हो, हमारे उन अधिकारों को छीन नहीं सकती है। तो वो कौन से 2 अधिकार हैं, आपको याद रखना है आर्टिकल 20 और 21, ठीक है। आर्टिकल 352 के तहत अगर राष्ट्रीय इमरजेंसी लगी हुई है, आर्टिकल 352 के तहत आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकारों को क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि निलंबित करने का अधिकार किसके पास होता है, आपको याद रखना है निलंबित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, राइट। कौन निलंबित कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। किस परिस्थिति में, अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हो, ठीक है। और नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 आर्टिकल 352 के तहत क्या होगा, कौन से 2 अधिकार हैं जो कभी निलंबित नहीं हो सकते, आपको याद रखना है आर्टिकल 20 और 21, ठीक है। जो जीवन जीने के अधिकार हैं हमारे, उसको कभी कोई नहीं छीन सकता, चाहे आपातकाल लग जाए, ठीक है, चाहे कोई भी विपदा आ जाए, लेकिन हमारे जीवन जीने के अधिकार को कोई भी नहीं छीन सकता, राइट। तो ये बात आपको याद रखनी है। क्या करेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत के दौरान भी आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकारों को क्या है, निलंबित किया जा सकता है। और एक बात और याद रखनी है कि अगर नेशनल इमरजेंसी लग गई है तो कौन सा वो आर्टिकल है जिसे निरस्त करने की जरूरत नहीं होती, वो स्वतः निरस्त हो जाता है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 19, राइट। आर्टिकल 19 जो है वो क्या होता है, स्वतः निलंबित हो जाता है, ठीक है। अगर इमरजेंसी की कंडीशन आ गई है तो आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। ये पॉइंट आपको हमेशा के लिए याद रख लेना है। कौन से 2 आर्टिकल हैं जो निलंबित नहीं हो सकते, किसी भी परिस्थिति में कोई भी कंडीशन आ जाए, आर्टिकल 20 और 21 किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं हो सकते, और आर्टिकल 19 जो है वो स्वतः निलंबित हो जाता है। आर्टिकल 19 क्या कहता है, स्वतंत्र, कौन सी स्वतंत्रता है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, राइट, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये क्या होती है, निलंबित हो जाती है। अरे भाई इमरजेंसी लगी हुई है, अब उस समय आप क्या कर रहे हो, भड़काने वाले भड़काऊ भाषण दे रहे हो या किसी भी तरह का कुछ भी विरोध कर रहे हो, तो वो सारी चीजें हम उस समय नहीं कर सकते हैं। तो जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 के तहत, वो क्या होती है, स्वतः निलंबित हो जाती है। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए जरा। एक पॉइंट और यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, बोर्ड भी हैंग करने लगा। या ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखना है, क्या कि ये जो मूल अधिकार हैं ये स्थायी नहीं है, ठीक है।
मूल अधिकारों को क्या है, घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इसका एक उदाहरण तो आपने देख ही लिया कि संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। मूल अधिकार से हटाकर क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो आप कह सकते हो कि इसकी प्रकृति तो न्यायोचित है, परंतु क्या है, इसमें क्या है, स्थायित्व नहीं है। ठीक है, मूल अधिकार जो है वो स्थायी नहीं है। मूल अधिकारों को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। बात क्लियर हो गई? क्या है भाई, स्थायी है, स्थायी नहीं है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। मूल अधिकारों की प्रकृति जो है वो स्थायी नहीं है, न्यायोचित प्रकृति है परंतु स्थायी नहीं है। मूल अधिकारों को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। बात क्लियर हो गई? और कौन से संशोधन से, वो भी आपको पता होना चाहिए। आप सभी जानते ही हैं कि कौन सा अमेंडमेंट किया, कौन से आर्टिकल के तहत अमेंडमेंट किया जाता है, आर्टिकल 368 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 368 के तहत क्या होता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया द्वारा क्या कर सकते हैं, मूल अधिकारों को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? अच्छा, आप कमेंट करके आप लोग मुझे ये बता देंगे कि यहाँ तक सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई या नहीं आ गई। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं अभी के लिए। देखिए, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट आ गया। नोट का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। जब भी मैं नोट डालकर कोई भी चीज को हाईलाइट करूं, आप समझिए कि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। देखिए जरा क्या कह रहा है, आर्टिकल 32, मैंने आपको पहले ही बताया, अनुच्छेद 32 क्या करता है, अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है। क्या अधिकार देता है, कि वो हमारे मूल अधिकारों के हनन होने पर क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। तो आर्टिकल 32 अनगिनत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, डबल स्टार बना के नोट डाउन कर लेंगे। अनगिनत बार आप यूपी पीसीएस का पेपर, आरओ का, यूपीएससी का, आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए, आप वहां पर इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट होते हुए देखेंगे। आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा आर्टिकल है जो सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32। ठीक है, आर्टिकल 32 सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। कब, मूल अधिकारों के उल्लंघन पर। ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, मूल अधिकारों के उल्लंघन पर क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। और कितने प्रकार की रिट, 5 प्रकार की रिट, अभी उनके भी नाम आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, राइट, 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। बात क्लियर हो गई? अब आगे देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 226। ठीक है, आर्टिकल 226 क्या कह रहा है, कह रहा है कि उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। ठीक है, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की बात हो रही है। यहाँ पर किसकी बात हो गई, सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत मूल अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। और अगर आपसे पूछा जाए उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट को कौन से आर्टिकल के तहत प्राप्त है शक्ति, तो आपको याद रखना है आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को मूल अधिकारों के उल्लंघन पर भी और अन्य मामलों पर भी रिट जारी करने की संवैधानिक क्या दी गई है, प्रावधान दिया गया है, यानी कि संवैधानिक शक्ति प्रदान की गई है। राइट, तो क्या है, आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय मूल अधिकारों तथा किसी कानून को संवैधानिक और असंवैधानिक घोषित करने की क्या है, शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, हाई कोर्ट क्या करेगा, अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो तब भी, और अगर किसी भी कानून को उसे संवैधानिक या असंवैधानिक घोषित करना है तब भी उसे शक्ति प्रदान की गई है आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करने की। ठीक है, वो क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है हाई कोर्ट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा गया है यूपीएससी द्वारा। क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि हाई कोर्ट को कथन बनाकर पूछा गया था क्वेश्चन, ऐसे पूछा गया था कि जो हाई कोर्ट है उसे आर्टिकल 226 के तहत सिर्फ मूल अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। सेकंड पॉइंट, ऐसे कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसे आर्टिकल 32 के तहत मूल अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो यहां पर अगर आपसे बोल देगा कौन सा कथन गलत है,
ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सिर्फ जो ए है वो गलत है, क्योंकि बी वाला तो ठीक है। मैंने आपको बताया आर्टिकल 32 के तहत क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों के उल्लंघन पर शक्ति प्राप्त है, ठीक है, कि वो रिट जारी कर सकती है। लेकिन हाई कोर्ट को सिर्फ मूल अधिकारों के लिए नहीं है, राइट। अगर सिर्फ शब्द लगा होगा, अगर वहां सिर्फ शब्द को हटाकर, केवल शब्द को हटाकर दे दे कि मूल अधिकारों के उल्लंघन पर प्राप्त है, तब आप दोनों ठीक करेंगे। लेकिन अगर केवल लगा दिया कि हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन पर शक्ति प्राप्त है रिट जारी करने की, तब वहां ये गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल मूल अधिकारों पर नहीं, अन्य मामलों पर भी वो रिट जारी कर सकता है। बात क्लियर हो गई? ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है। कैसे बनता है? एक तो मैंने आपको समझाया, एक ऐसे बनता है कि सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत हाई कोर्ट से ज्यादा शक्ति प्राप्त है। सेकंड बनेगा कि हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट से अधिक शक्ति प्राप्त है। तो आपको क्या याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकारों के उल्लंघन पर ही रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों के पर भी क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। इसलिए हाई कोर्ट की जो शक्ति है वो ज्यादा हो जाती है सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हाई कोर्ट की शक्ति अधिक है, ठीक है, हाई कोर्ट की शक्ति अधिक है सुप्रीम कोर्ट से। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। हाई कोर्ट की जो है वो शक्ति अधिक है सुप्रीम कोर्ट से। इस पॉइंट को हाईलाइट कर लेंगे आप लोग, राइट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं समानता का अधिकार, ठीक है। इतनी सारी बातें हम लोगों ने जान ली। अब देखते हैं समानता का अधिकार, यानी कि जो भी हमने अभी तक पढ़ा उनके बारे में। अब वहां आर्टिकल्स में क्या क्या कहा गया ये तो हमने देख लिया कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक प्रावधान किया गया है किसका, मौलिक अधिकारों का। अब ये भी तो जानना जरूरी है कि आर्टिकल जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो फंडामेंटल राइट्स हैं क्या। तो सबसे पहला फंडामेंटल राइट मैंने आपको क्या बताया था, राइट टू इक्वालिटी, यानी कि समानता का अधिकार, राइट। तो समानता का अधिकार कहां से कहां तक, आर्टिकल 14 to 18 में वर्णन किया गया है समानता के अधिकार का। तो पहला अधिकार जो है, पहला अधिकार क्या है, यहाँ पर पहला अधिकार लिखना ही भूल गए हैं, मैं नोट डाउन कर देती हूँ। आर्टिकल 14 क्या कहता है, विधि के समान संरक्षण का अधिकार, ठीक है, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता का अधिकार प्रदान करता है कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 14, ठीक है। विधि के समक्ष समता का मतलब क्या, विधि के समक्ष समता का मतलब ये हो गया कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति क्या है, समान है, ठीक है। तो सभी व्यक्ति समान है, तो यहाँ पर एक अपवाद भी आता है, क्या, एक क्या, दो अपवाद आते हैं, क्या, विधि के समक्ष सभी लोग समान तो हैं, लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर अपवाद स्वरूप कौन है, किन्हें शामिल नहीं किया गया है इसमें, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल, ठीक है। राष्ट्रपति और राज्यपाल का जो पद है बच्चों, राष्ट्रपति और राज्यपाल का जो पद है उन्हें क्या है, शामिल नहीं किया गया है इसमें, ठीक है। अगर मान लो आपने किसी का मर्डर कर दिया, जो कि आप करोगे नहीं, ठीक है, मैंने माना है, राइट। अगर मान लो आपने किसी का मर्डर कर दिया, आपने, चलो आपका नहीं मानते, किसी का मान लेते हैं, मान लो मैंने, ठीक है, वैसे मैं करने वाली ऐसा नहीं हूं, मैंने माना है सिर्फ और सिर्फ। नेहा ने क्या किया, पूजा का मर्डर कर दिया, ठीक है, नेहा ने पूजा का क्या कर दिया, मर्डर कर दिया, मर्डर हो गया भाई, राइट। तो मर्डर कर दिया, तो नेहा भाई एक आम व्यक्ति है, चाहे वो आम व्यक्ति हो, चाहे वो डीएम हो, चाहे सीएम हो, ठीक है, विधायक हो, कुछ भी हो, नेहा चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन नेहा क्या है, विधि के समक्ष समान है। नेहा का पद, उनका औहदा, चाहे वो अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे वो सलमान खान हो, ठीक है, कोई भी हो, सभी व्यक्ति क्या होंगे, विधि के समक्ष समान होंगे, राइट। तो अगर नेहा ने पूजा का मर्डर कर दिया, तो नेहा चाहे कितनी भी अमीर हो, कितनी भी गरीब हो, नेहा कानून के समक्ष समान है,
मतलब कानून के दायरे में आएंगी। जो भी कानून ने इसके लिए अपराध, इस अपराध के लिए जो भी दंड का प्रावधान किया होगा वो नेहा को मिलेगा ही मिलेगा, राइट। अब यहाँ पर, यहाँ अपवाद की बात अगर मैंने कर दी राष्ट्रपति और राज्यपाल, तो इसका मतलब क्या हो गया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जो हैं वो क्या है भाई, एक प्रतिष्ठित पद है, उनको क्या है इस दायरे से बाहर रखा गया है। राष्ट्रपति जब तक पद पर रहेगा आप उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते, और राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है दोनों क्या है, न्यायालय में उनको नहीं बुलाया जा सकता। बात क्लियर हो गई। और हमारे यहाँ जो न्याय की व्यवस्था है वो किसके पास है, न्यायालय के पास है। तो जब न्यायालय के समक्ष इनको प्रस्तुत किया ही नहीं जा सकता तो फिर कैसे समान हो जाएगा, है ना। अच्छा, एक एक्सपेक्टेशन और, अब आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई इनको बाहर क्यों रखा गया। तो इनको बाहर इसलिए रखा गया क्योंकि भाई ये एक प्रतिष्ठित पद है। हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपति मर्डर जैसा कोई काम करेंगे नहीं, चोरी जैसा कोई काम करेंगे नहीं, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आप सेट कर लो। हम ये मानकर चलते हैं कि ये एक प्रतिष्ठित पद है और इस पद की गरिमा ये व्यक्ति बनाकर चलेंगे, इसलिए क्या है इनको उससे बाहर रखा गया है। और एक पॉइंट और आता है, इसलिए भी बाहर रखा गया है कि ऐसा ना हो कि भाई इतना प्रतिष्ठित पद है, लोग उस पद की गरिमा को भंग करने के लिए पता चला कोई भी केस डाल देते हैं, है ना। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, पक्ष के लोगों पर विपक्ष वाले रोज एलिगेशन ही लगाते रहते हैं, विधायकों पर, नेताओं पर आप देखोगे हजार हजार मुकदमे चलते रहते हैं, कितने सारे मुकदमे होते हैं जो उसमें से फरेब होते हैं, झूठे होते हैं, है ना। तो इस तरह का होता है। तो इस वजह से क्या किया गया है, ताकि इस पद की गरिमा को कोई भंग ना कर सके, इसलिए राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्या किया गया है, विधि के समान समता का वो तो है, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल को यहाँ से अलग रखा गया है, ठीक है, कि उनके जब तक वो पद पर बने रहेंगे उनके ऊपर कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है, राइट। एक पॉइंट और याद रखना है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल तो हैं ही, एक व्यक्ति और हैं, कौन, राजदूत, राइट। कौन, जो राजदूत होते हैं। मान लो जैसे एग्जाम्पल से समझो, जैसे रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ठीक है, यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, तो क्या है भाई, जो रशिया के राजदूत यूक्रेन में होंगे तो भाई रशिया वाले तो बदला लेने के लिए, यूक्रेन वाले रशिया से बदला लेने के लिए ये राजदूत को मार दें, है ना। या फिर मान लो पाकिस्तान का राजदूत भारत में अगर है तो हम उस पर एलिगेशन लगा दें कि इसने क्या किया, आतंकवादी गतिविधियां की हैं यहाँ पर भारत में, इस वजह से इस व्यक्ति को हम क्या करते हैं, मार देते हैं, या फिर इस पर कुछ भी अब कोई भी अब मुकदमा कर देते हैं, ये सारी बातें, ठीक है। तो इस वजह से क्या कहा गया है, राजदूत को भी इससे बाहर रखा गया है, क्योंकि भारत का जो संविधान है, हर एक देश का अपना अलग संविधान है, ठीक है। मान लो जैसे हमारे यहाँ है कि नॉर्मली जो एक पद होता है, एक ओहदा होता है, उसका सम्मान हमें बनाकर चलना पड़ता है, ठीक है। अगर आप राष्ट्रपति हो तो एक राष्ट्रपति का ओहदा रहेगा, उससे बाहर निकलकर आप ऐसे ही पता चला पजामा कुर्ता पहन के दौड़ते नहीं, सड़क पर घूमते रहोगे, राइट। तो वो होता है। तो इस वजह से अब पता चला ये जो राजदूत वहां का यहाँ रह रहा है, उसके वहां पर तो नॉर्मली शॉर्ट्स पहनकर बाहर टहलना घूमना नॉर्मल था, और हमारे यहाँ उसको अपराध मान लिया गया, है ना। तो हर जगह का कानून अलग होता है। इस वजह से राजदूत जो है, किसी भी अदर कंट्री का राजदूत अगर यहाँ रह रहा है तो उसको भी क्या है, ये इसको इससे अलग रखा गया है। इसी वजह से भारत का जो आर्टिकल जो ये है, समानता का अधिकार जो है, वो क्या है, सापेक्ष प्रवृत्ति का है, ठीक है, सापेक्ष प्रवृत्ति का है। और यहाँ पर क्या बात आती है, निरपेक्ष और सापेक्ष, दो तरह की समानता दी गई है, एक तो है निरपेक्ष और एक है क्या, सापेक्ष। निरपेक्ष में क्या होता है, निरपेक्ष में क्या होता है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, अगर कानून है तो है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो राज्यपाल हो, डीएम हो, सीएम हो, राजदूत हो, सभी के लिए कानून एक होगा। वो हो गई निरपेक्ष प्रवृत्ति। और सापेक्ष हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ सापेक्ष प्रवृत्ति लेते हैं कि कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी, कुछ पद ऐसे होंगे जिनको उससे बाहर रखा जाएगा, ठीक है, ताकि उस पद की गरिमा बनी रहे। सारी चीजों को सोच समझ के प्लान किया गया है ना, रैंडमली कुछ भी नहीं करते हैं ना। संविधान का निर्माण किया गया है तो बहुत सोच समझ के किया गया है, ऐसे ही थोड़ी ना कुछ भी उठाकर कूड़ा कचरा भर दिया गया है, राइट। तो ये चीज है।
तो क्या मैंने बताया आपको कि जो विधि के समक्ष समता है उसमें क्या है, सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी वर्गों को, सभी समुदायों को, है ना, सभी को क्या है, समान संरक्षण प्राप्त है। भारतीय व्यक्ति जीवन जीने का अधिकार रखते हैं, बोलने की स्वतंत्रता रखते हैं, विचार की स्वतंत्रता रखते हैं, उपासना की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना, धर्म की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं। ये सारी चीजें हमें प्रदान की गई हैं। तो समानता क्या है, किस चीज की समता दी गई है आर्टिकल 14 में, विधि के समक्ष, यानी कि कानून, अगर हमारे जो कानून है, मान लो अगर मर्डर के लिए धारा 302 लगेगी, तो मर्डर का प्रयास करने के लिए धारा 307 लगेगी, तो वो हर व्यक्ति के लिए समान होगी। बस मतलब हर व्यक्ति को उसके लिए मृत्यु दंड का ही प्रावधान किया जाएगा अगर आपने मर्डर किया हुआ है, ठीक है, आर्टिकल 200 धारा 302 के तहत, ठीक है। बट उसमें राष्ट्रपति और राजदूत, राष्ट्रपति, राज्यपाल और जो राजदूत हैं उनको क्या किया गया, इससे छूट दी गई है, ठीक है। अब जैसे आपको याद होगा कि जब अंगद और हनुमान जी, है ना, अंगद जब गए थे रावण के दरबार में, है ना, लंका में जब पहुंचे थे, तो क्या कहा गया था, जैसे जब हनुमान जी गए हुए थे रावण के दरबार में, तो क्या जब वो लोग नाराज हो गए थे हनुमान जी से कि वाटिका, अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, तो क्या किया जाए, इसको मृत्यु दंड दिया जाए। तब वहां विभीषण ने कहा था कि महाराज, जो दूत होता है उसका, उसे कभी भी मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो तो पैगाम लेकर आया है, ठीक है। तो उस राजदूत जो होते हैं, इसी वजह से राजदूतों को यहाँ पर संरक्षण दिया गया है कि उन भाई उनके देश में पता नहीं कौन सा प्रावधान है, हमारे देश का कानून अलग है, उनके देश का कानून अलग है। जैसे अमेरिका में हमारे यहाँ दूसरी तरफ बैठकर ड्राइव करते हैं, उनके यहाँ दूसरी तरफ बैठकर ड्राइव करते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अगर वो उनको उस चीज की आदत पड़ी हुई है, तो पता चला वो अपने वहाँ की वो कार चला रहे हैं और हम उसके लिए उन पर एलिगेशन लगा दे, हम अपना कानून थोप दे उन पर कि नहीं नहीं आपने ये गलत किया, तो ऐसे नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इसी वजह से क्या है, इन इन पदों को इससे अलग रखा गया है। बाकी सभी के लिए क्या है, सभी लोग विधि के समक्ष समान होंगे, ठीक है। जिस जो भी कानून बनाया गया है, संविधान में जिस भी कानून का प्रावधान किया गया है, उस कानून के अंतर्गत सभी लोग आएंगे, बस इन लोगों को छोड़कर। बात क्लियर हो गई। इसके बाद किसकी बात करते हैं, आर्टिकल कौन सा है भाई, आर्टिकल 14 मैंने बता दिया। आर्टिकल 15 क्या कहता है, आर्टिकल 15 कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते किसी भी व्यक्ति से, ठीक है। तो बेसिकली आर्टिकल 15 में भेदभाव का निषेध किया गया है। किस चीज से भेदभाव, धर्म के आधार पर। मान लो हिंदू है, मान लो जैसे आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, है ना। तो ये हिंदू राष्ट्र हमारी सोच में नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र हमारी सोच में डाला जा रहा है, राइट। तो क्या है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, हमारे संविधान में सिंपल सी एक बात की गई है कि हमारे राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, हम सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करेंगे, हमारी सरकार की नजर में सभी धर्म समान होंगे, ये बात कही गई है। तो सिंपल सा आर्टिकल 15 क्या बताता है कि चाहे वो धर्म हो, मूल वंश हो, आप किसी भी मूल के हो, जाति हो, लिंग हो या जन्म स्थान हो, इसके आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जा सकता। जैसे अमेरिका में आप लोगों ने देखा ही होगा, कितने बार ये केसेस आए हैं कि ब्लैक लोग, ब्लैक ब्लैक कहकर इंडियंस को मार दिया जाता है ना। बहुत सारे ऐसे केसेस आप लोगों ने देखे होंगे। अब तो काफी हद तक ठीक है चीजें, बट पहले तो बहुत ज्यादा था ये सब कुछ, ठीक है। तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, 5 आधार हैं। इन 5 आधारों को आपको याद रखना है। कौन से 5 आधार हैं भाई, धर्म, ठीक है, चलिए बता ही दिया, अब क्या ही, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर क्या होगा, भेदभाव का निषेध किया गया है आर्टिकल 15 में। सारे आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। मौलिक अधिकार से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं सभी इंपॉर्टेंट है, सब आपको रट के रखने हैं, एक में भी मिस्टेक होनी नहीं चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 16 क्या कह रहा है, आर्टिकल 16 कह रहा है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ठीक है। लोक नियोजन के विषय में,
लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, राइट। एक सेकंड में इसको लिख देती हूँ, थोड़ा रफ हो गया था। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन का मतलब, अरे भाई, अगर सरकारी नौकरी या किसी भी पद के लिए हम जाते हैं तो वहां पर क्या होगा, सभी को समान समानता प्रदान की जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप एससी से हो, अगर आप एसटी से हो, अगर आप ओबीसी से हो या आप महिलाएं हो तो आपको काम नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो लोक नियोजन यानी कि सरकारी पदों पर सभी के लिए समान अवसर प्रदान किया जाएगा, सभी को समान अवसर प्रदान किया जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसको डिफाइन कर रही हैं, विधि, जो हमारे यहाँ समानता का अधिकार दिया गया है, चाहे वो विधि के समक्ष समानता हो, चाहे वो भेदभाव के आधार, भेदभाव ना करके समानता हो, या फिर लोक नियोजन के विषय में समानता हो, ठीक है। आर्टिकल 17 क्या कह रहा है, बहुत पूछा जाता है। आर्टिकल 17 क्या कह रहा है, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत, जो कि आप लोगों ने पहले तो बहुत देखा होगा, अब तो काफी हद तक ये चीजें कम है, लेकिन आज भी हैं। आज भी आप देखोगे कि घरों में अगर कोई निचले वर्ग का व्यक्ति आ जाता है तो लोग उसको जमीन पर बिठाते हैं, है ना। अगर मान लो आ गए हैं तो अगर चाय दे रहे हैं तो उसको या तो फाइबर के कप में दे देंगे, या तो फिर जो कप में जिसमें दिया होगा उसको धोकर अलग रख दिया जाएगा, ताकि दोबारा अगर वो व्यक्ति आए तो आप उसको उसी कप में उठा कर दे दो, ठीक है। तो छुआछूत का उल्लंघन हुआ जरूर है, लेकिन पूरी तरह से, क्योंकि ये हमारे मानसिक सोच, ये क्या होता है, एक बीज होता है ना, जो बीज पड़ जाता है वो कभी खत्म नहीं होता है। बहुत हद तक इस पर, इससे निजात मिला है, बट आज भी इसको पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा पाया है। क्यों? क्योंकि ये हमारे दिमाग में एक बीज जो है ना वो पड़ चुका है, हमारी मेंटेलिटी ऐसी बन गई कि हम उससे उभर ही नहीं पा रहे हैं, राइट। तो क्या है, अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत कौन सा आर्टिकल हमारा बताता है, हमारा आर्टिकल बताता है 17, ठीक है। मैंने आपसे कल भी इस बारे में बात की थी कि आर्टिकल 18 क्या कहता है, उपाधियों के अंत के बारे में, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा अंग्रेजों ने भाई उपाधियां प्रदान की थी, जो सर्वहारा वर्ग होता था, मतलब जो उच्च वर्ग होता था, उनको कुछ उपाधियां प्रदान करके क्या करते थे, इनकी सॉरी इन लोगों की एक नीति होती थी, क्या, बांटो और राज्य करो की नीति, अंग्रेजों की, ठीक है। तो उसी एक नीति का ही ये हिस्सा था उपाधियों, जो उपाधियां दी जाती थी इनके द्वारा। इससे क्या होता था, कुछ वर्ग खुद को बहुत उच्च समझते थे, जिनको उपाधियां मिलती थी, जिनको नहीं मिलती थी वो लोग निम्न वर्ग समझे जाते थे, राइट। तो इसी वजह से क्या हो गया, फिर आर्टिकल 18 के तहत जब समानता दी गई, तो भाई समानता तो हर तरह से दी जाएगी ना, किसी एक चीज के लिए समानता नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर क्या किया गया, आर्टिकल 18 के तहत उपाधियों का भी अंत कर दिया गया। बात क्लियर हो गई, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा फंडामेंटल राइट है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 टू 22, राइट। आर्टिकल 19 टू 22 क्या कहता है, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करता है। अब यहाँ देखेंगे सबसे पहले क्या है भाई, आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 क्या कह रहा है, अच्छा अभी सिर्फ हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं क्या है सिर्फ आपको यही बता रही हूँ कि आर्टिकल 19, ठीक है। जब मैं आपको सारे आर्टिकल्स पढ़ाऊंगी, जब मैं सभी अनुच्छेद आपको पढ़ाऊंगी, तब मैं वहां पर डिफाइन करूंगी आर्टिकल 19 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है ना, इस तरह से। आर्टिकल 16 अगर बोल रही हूँ तो 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, तब मैं वहां पर इस तरह से डिफाइन करूंगी। अभी बस फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, तो पहले फंडामेंटल राइट्स को समझ लीजिए, क्योंकि फिर बहुत सारी चीजें डालने से क्या होता है, माइंड से सारी चीजें बाउंस हो जाती है, बाउंसर बॉल डालते हैं तो सर के ऊपर से निकल जाती है ना, तो वैसे ही बहुत ज्यादा चीजें ले आऊंगी एक साथ तो आपके भी सर से ऊपर ही निकल जाएगा सब कुछ, है ना। तो अभी थोड़ा मिनिमाइज करके चीजों को चल रहे हैं, बस समझते हुए चलिए आप लोग, राइट। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 टू 22 कह रहा है। आर्टिकल 19 में क्या कहा गया है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक मतलब क्या, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति मतलब व्यक्त करने की स्वतंत्रता। अगर हम कोई विचारधारा रखते हैं, भाई हर एक व्यक्ति की अपनी एक सोच समझ होती है ना, तो हमें उसे एक्सप्रेस करने का भी अधिकार दिया गया है, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 19 के तहत, ठीक है। आर्टिकल 19 के तहत हम क्या कर सकते हैं,
बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार, अभी अपने विचार को व्यक्त करने की स्वतंत्रता हमें प्रदान की गई है। कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 19 से, राइट। आर्टिकल 20 क्या कह रहा है? आर्टिकल 20 कह रहा है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मान लीजिए जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा, जब तक जज कहते हैं, हमेशा जस्टिस जो भी होते हैं बेंच में जो भी बैठे रहते हैं, वो हमेशा ये बात कहते हैं कि मुजरिम जो भी यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, कटघरे में जो व्यक्ति खड़ा है उसको मुजरिम तब तक नहीं माना जाएगा जब तक उसका दोष सिद्ध ना हो जाए। ठीक है, आप किसी को भी मुजरिम तब तक नहीं कह सकते जब तक उसका दोष सिद्ध ना हो जाए, राइट। इस बहाने से कई सारे लोग छूट भी जाते हैं, है ना। अगर उनके दोष सिद्ध नहीं हो पाते, वो दोषी होते हुए भी छूट जाते हैं। बट क्या कर सकते हैं भाई, वो तो वहां पर तो सबूत और गवाह चलते हैं। अगर झूठे गवाह सबूत पैदा करके अगर चीजों को कर दिया गया तो वो बहुत बड़े बड़े दोषी भी छूट जाते हैं। लेकिन क्या किया जाए, खैर यहाँ पर क्या है, आर्टिकल 20 कहता है अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण। मतलब अगर मान लो आप किसी अपराध के लिए पकड़े गए हो, आपने चोरी की है, आपको पता है आपने चोरी की है, आपके ऊपर मुकदमा भी चल रहा है, लेकिन अगर आपके वकील ने, है ना, 4-5 हाथ पैर इधर उधर मार के झूठे गवाह झूठे सबूत पैदा कर दिए, तब क्या है, अगर आपका दोष सिद्ध नहीं हुआ तब तक आपको क्या है, संरक्षण प्राप्त रहेगा। मतलब तब तक आप मुजरिम नहीं घोषित किए जाएंगे, राइट। तो ये होता है आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 20 के तहत। ठीक है, अपराध जब तक सिद्ध नहीं होगा तब तक आपको दोषी नहीं माना जाएगा। ये कौन सा आर्टिकल हमें बताता है? यह आर्टिकल 20 के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है। बात क्लियर हो गई? चलिए अब देखिए आर्टिकल 21 क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। और मैंने आपको बताया कौन से दो आर्टिकल हैं जो किसी भी कंडीशन में निरस्त नहीं किए जा सकते। मैंने आपको बता दिया भाई, आर्टिकल 20 और 21 ही हैं जो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते, राइट। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। बात क्लियर हो गई? आर्टिकल 21 क्या कह रहा है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण यानी कि अधिकार। मतलब हमें क्या है भाई, हमें जीवन जीने का अधिकार दिया गया है बेसिकली इसमें, राइट। क्या दिया गया है? जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, और अगर यहीं पर बात की, 21 तो बता दिया, अगर मैं यहीं कहूँ आर्टिकल 21 का क्या कहता है, तो इसको क्या है, जोड़ा गया है संविधान संशोधन के माध्यम से, राइट। अब जरा आप लोग इसे देखिए, मैं थोड़ा सा पानी पीती हूँ क्योंकि मेरा गला हो गया है एकदम ड्राई, राइट। चलिए, क्या कह रही थी मैंने बताया आपको आर्टिकल 21 का जोड़ा गया। ठीक है, ये सारे मैं बताऊंगी आपको बहुत डिटेल में जब मैं आपको आर्टिकल्स पढ़ा रही होंगी। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। और ये अधिकार कौन से संशोधन से प्रदान किया गया, ये भी बहुत पूछा जाता है। कौन सा संशोधन हुआ? 86वां संविधान संशोधन हुआ कब? 2002 में। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन के आधार पर हमें कौन सा आर्टिकल संविधान में जोड़ा गया? आर्टिकल 21A जोड़ा गया। और इसमें कहा क्या गया? इसमें कहा गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को क्या होगा? निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान करा जाएगा। ठीक है, कौन करेगा? राज्य करेगा, राइट। क्या है? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को, नोट डाउन कर लेंगे, 6 से 14 वर्ष बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाएगा। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाएगा। कौन सा आर्टिकल है ये आपको याद रखना है? आर्टिकल 21 का। मैंने आपको बताया था 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2002 में, इससे क्या हुआ? आर्टिकल 21A जोड़ा गया। और इसमें किस चीज का प्रावधान किया गया? इसमें प्रावधान किया गया कि
6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को क्या किया जाएगा, राज्य के द्वारा निशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाएगा। बात क्लियर हो गई। ये क्या है हमारा, ये फंडामेंटल राइट है भाई, है ना, ये हमारा मौलिक अधिकार है। इन चीजों को भी याद रखना है। मैंने आपको एक बात मैंने आपसे पहले भी बोला कि जो चाहे वो फंडामेंटल राइट हो, चाहे वो डीपीएसपी हो, या फिर वो फंडामेंटल ड्यूटी हो, तीनों में क्या है, शिक्षा का अधिकार हमें प्रदान किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज में अभिभावक का कर्तव्य बनाया गया है कि वो अपने बच्चे को क्या करेगा, शिक्षा का अधिकार प्रदान करेगा। ठीक है, एक जगह राज्य का कर्तव्य है और एक जगह हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है, कि हमें प्रदान किया ही जाएगा। राइट, अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 22। ठीक है, आर्टिकल 22 क्या कह रहा है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। जैसे मान लीजिए, हाँ जैसे मान लीजिए मैं अपने ऊपर एग्जाम्पल ले लेती हूँ, मैं महिला हूँ, ठीक है, महिला विमेन, ठीक है, तो अगर मैंने कोई अपराध किया है, अगर मैंने आज कोई अपराध किया, लेकिन पुलिस आई शाम को 6 बजे के बाद, है ना, 5 बजे या 6 बजे के बाद, किसी भी महिला को क्या है, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। राइट, तो ये क्या है, कुछ दशाएं हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, जैसे मान लीजिए प्रेगनेंसी हो गई, है ना, महिला प्रेग्नेंट है, तो ऐसी कुछ दशाएं, मान लीजिए कोई विकलांग है, तो ये कुछ दशाएं हो गई। कोई भी ऐसी कंडीशन, कुछ ऐसी दशाएं होंगी जिसमें क्या होगा, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 22 के तहत ये संरक्षण प्रदान किया गया है। ये हो गए हमारे क्या, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा आपको। आर्टिकल 19 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 20 में अपराध से दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, 21 में बोला गया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ जाए। चलिए यहाँ देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भाई जरूर सॉल्व कीजिएगा। वैसे मैं भी कराऊंगी आप लोगों को, आरओ का एग्जाम आने वाला है, तो उसकी एक पूरी सीरीज पॉलिटी की लेकर आऊंगी, जहां पर मैं पॉलिटी से रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराऊंगी। राइट, तो यहाँ पर जो चीजें आप पढ़ते हुए चल रहे हो, आप लोग जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी तब आप लोग देखिएगा कि ये सारे क्वेश्चन कितनी बार रिपीट होंगे वहां पर। ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे आप देख पाओगे कि वहां पर कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट होंगे। राइट, अब देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24। ठीक है, तो आर्टिकल 23 क्या कह रहा है, आर्टिकल 23 क्या कह रहा है, ये देखेंगे। 23 क्या कह रहा है, मानव के बलात् श्रम, ठीक है, बलात् श्रम और दुर्व्यापार का प्रतिषेध है। मतलब जबरदस्ती आप किसी से भी श्रम यानी कि काम नहीं करा सकते। ठीक है, जबरदस्ती, मान लीजिए बच्चे हैं छोटे छोटे, आप उन बच्चे, अगर कोई अनाथ बच्चा है या गरीब बच्चा है, तो आप क्या है, उनके माता पिता अगर कर्जे में है, बहुत बार आपने मूवीज में भी देखा होगा, आप सड़क चलते भी ये सारी चीजें देख सकते हो, जबरदस्ती छोटे छोटे बच्चों को क्या है, काम में लगा देते हैं, है ना। वो पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन क्या है भाई, मजबूरी भी है ना। और कुछ लोग तो क्या है, उनकी मजबूरी का बड़े लोग फायदा उठाकर उन गरीबों के बच्चों को उठाकर काम में लगा देते हैं। पता चला बर्तन धोने का काम है, ना तो उनको शिक्षा मिल पा रही है ना कुछ, तो क्या है, बलात् श्रम। बलात् श्रम मतलब आप जबरदस्ती काम नहीं करा सकते किसी से भी। ठीक है, मानव के बलात् श्रम, मानव भाई एक ह्यूमैनिटी तो आपको रखना ही है ना अपने अंदर। आप प्रियम्बल में ये बात मेंशन की गई है ना कि व्यक्ति की गरिमा को बनाकर रखना है ना। व्यक्ति की गरिमा, चाहे वो कितना भी गरीब इंसान हो, चाहे वो कितना भी अमीर इंसान हो, हर एक व्यक्ति की क्या है, अपने व्यक्तित्व की एक पवित्रता होती है। राइट, हम उसका क्या है, हनन नहीं कर सकते, हम उसकी पवित्रता को नष्ट नहीं कर सकते। बात क्लियर हो गई। तो मानव से क्या है, जबरदस्ती, मान लीजिए उस व्यक्ति का मन नहीं है कि वो नाली में घुसकर उसको साफ करे, लेकिन क्या करे भाई, एक जाति प्रथा भी है ना हम अपने समाज में, कि अगर वो ये हैं तो उनको ये काम करना ही पड़ेगा, चाहे उनका मन करे या ना करे, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो बलात् श्रम, मानव से बलात् श्रम नहीं कर सकते। और क्या है, दुर्व्यापार का निषेध किया गया है। मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है ना, छोटे छोटे बच्चे, लड़कियां, ये सब क्या होते हैं, इन लोगों का क्या है, व्यापार किया जाता है।
चंद पैसों के लिए लोग छोटे छोटे बच्चों का किडनैप कर लेते हैं, उनको बेच देते हैं, है ना। विदेशों में भी बेच दिया जाता है, अपने देश के अंदर भी ऐसा होता है ना। वेश्यावृत्ति में लड़कियों को झोंक दिया जाता है। तो ये सारी चीजें तो क्या है, दुर्व्यापार का भी, दुर्व्यापार, व्यापार अलग चीज है, दुर्व्यापार अलग चीज है, ठीक है। तो दुर्व्यापार का प्रतिषेध किया गया है कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 23 में, राइट। अब यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, आर्टिकल 24, राइट। आर्टिकल 23 और 24 जो है वो शोषण के विरुद्ध व्यक्ति को प्राप्त अधिकार है, इस बात पर ध्यान देना है आपको। अब नेक्स्ट 24 क्या कह रहे, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। भाई कल कारखाने हैं, कितना रिस्की होता है कारखानों में काम करना। पता चले छोटे बच्चे हैं, है ना, उनको नहीं है समझ, आप पकड़ के ले आए, उनको काम धंधे पर लगा दिया, हाँ कारखाने में लगा दिया, पता चले कहीं काम मशीनों में काम करते, कहीं उनका हाथ आ गया या कुछ आ गया। बहुत सारी ट्रेजेडीज ऐसी हुई हैं। माइंस में जो काम करते, खानों में जो काम करते हैं, आपने देखा होगा कितनी बीमारियों से वो लोग ग्रसित हो जाते हैं। तो छोटे छोटे बच्चों को भी वहां पर खानों में काम करने के लिए लगा देते हैं, तो उसका भी निषेध किया गया है। यानी कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध कौन से आर्टिकल में किया गया, आर्टिकल 24 में किया गया, ठीक है। 23 में क्या किया गया है, मानव के साथ बलात् श्रम और दुर्व्यापार का निषेध किया गया है। और 24 में क्या किया गया है, कारखानों आदि में क्या किया गया है, नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। बात क्लियर हो गई, यहां तक याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल कौन सा, 25 to 28, राइट। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें क्या बोला गया है, जरा ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहले हमारा आर्टिकल कौन सा आ जाता है, आर्टिकल 25, ठीक है। आर्टिकल 25 क्या कहता है, अंतःकरण की ओर धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। हम किसी भी धर्म को मान भी सकते हैं, अपने आचरण में धारण भी कर सकते हैं, और अपने धर्म का या किसी भी धर्म का जो हम चाहते हैं उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता हमें कहाँ दी गई, आर्टिकल 25 में दी गई है, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं हिंदू हूँ, अगर मैं चाहती हूँ कि किसी और अदर कंट्री में, या फिर मैं अपने जैसे मिशनरीज होती हैं, ईसाई मिशनरीज वगैरह, है ना, तो ये लोग क्या करती हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करती हैं अदर कंट्रीज में जाकर, ठीक है। तो उस तरह से क्या है, अगर आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। अपने किसी भी धर्म को, मान लो आप हिंदू पैदा हुए हो लेकिन आपका मन करता है वो क्रिश्चियन बनने का, या फिर आपको अच्छा लगता है चर्च में जाना, तो आप मान सकते हो, आप आचरण में ला सकते हो। मतलब आप मंदिर भी जा सकते हो, आप मस्जिद भी जा सकते हो, आप गुरुद्वारे भी जा सकते हो, ये आपको छूट दी गई है, ठीक है। आप आबाद रूप से मान भी सकते हो और अपने आचरण में भी ला सकते हो उस चीज को, और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हो धर्म का, ठीक है। ये कहां पर दिया गया है आपको, आर्टिकल 25 में डिफाइन किया गया, राइट। नेक्स्ट देखो आर्टिकल 26 क्या कह रहा है, आर्टिकल 26 कह रहा है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। जैसे हमारे यहाँ होता है ना, मुस्लिम लोग अजान का करते हैं, ये प्रबंधन, है ना, उनकी मस्जिद बनी होती है, वहां पर वो लोग अजान करते हैं। ईसाई जो होते हैं उनके चर्च होते हैं, है ना। सिख लोग जो अपने जो उनका वो गुरुद्वारे होते हैं वहां पर सारे आयोजन करते हैं। हिंदुओं का भी वही अलग अलग त्योहार है, सारे सब, मतलब जो भी हमें आयोजन करना है हम कर सकते हैं अपने धार्मिक, चाहे हमें पूजा करनी है मंदिर में, या हमें अखंड रामायण बिठानी है, या हमें जो भी करना है, ठीक है, कथा भागवत जो भी करना है, हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आर्टिकल 26 के तहत हम क्या कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं कि हम अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई, आगे बढ़े। आर्टिकल 27 देखो क्या कह रहा है, आर्टिकल 27 कह रहा है किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। मान लीजिए किसी भी विशेष धर्म को संपोषित, मतलब ईसाई जो हैं वो अपने धर्म को संपोषित, मतलब और भी ज्यादा पोषित करने के लिए क्या है, करों के संदाय के बारे में क्या की गई है, स्वतंत्रता प्रदान की गई, ठीक है। कोई भी धर्म है वो अपने धर्म को संपोषित करने के लिए कर सकता है सारे काम, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, आर्टिकल 28 देखो क्या कह रहा है, आर्टिकल 28 कह रहा है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है।
जैसे मुस्लिम जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, उनका क्या होता है भाई, वो मौलवी जहाँ पर शिक्षा विक्षा देते हैं उनकी क्या का मदरसा है ना, तो वो लोग अपने अलग से भी बना सकते हैं। स्कूल तो अलग होंगे ही, लेकिन वो अगर अपने धर्म की विशेष शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं तो मदरसे भी बना सकते हैं। जो भी करना चाहें वैसे कर सकते हैं, ये फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला है, ठीक है। तो क्या है, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, और वहां पर क्या है, वो लोग अपने धर्म की उपासना भी करते हैं ना। मदरसों में आप लोगों ने देखा होगा, वो कुरान और हदीस और इन सारी चीजों की क्या करते हैं, वो लोग शिक्षा देते हैं, राइट। तो ये आर्टिकल 28 के तहत हमें प्रदान किया गया है। बात क्लियर हो गई, अब आगे बढ़ जाए। देखिए नेक्स्ट है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ठीक है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार आर्टिकल 29 टू 30, ठीक है। आर्टिकल 29 टू 30। आर्टिकल 29 क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर भाई ये जो अधिकार है ये अल्पसंख्यकों से रिलेटेड है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मौलिक अधिकारों में वो कौन से अधिकार हैं जो अल्पसंख्यकों से रिलेटेड हैं, तो आपको ये दोनों आर्टिकल याद रखने हैं। किससे रिलेटेड है, अल्पसंख्यकों से रिलेटेड है। बात क्लियर है, अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं ये आर्टिकल 29 और 30, राइट। अल्पसंख्यकों का अधिकार अगर आपसे पूछ लिया जाए, आपका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 29 टू 30 जो है वो अल्पसंख्यकों को प्राप्त अधिकार है, ठीक है। तो आर्टिकल 29 क्या कह रहा है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। जो भी वर्ग अल्पसंख्यक हैं भाई, उनके हितों को भी तो ध्यान में रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर हिंदू राष्ट्र है, बहुसंख्यक हिंदू हैं, तो भाई अल्पसंख्यकों के लिए भी तो कुछ ना कुछ कानून होना चाहिए, है ना। उनको ऐसा तो नहीं लगना चाहिए ना कि भाई हमारी कोई देख रेख ही नहीं है, हमारी कोई पूछ ही नहीं है। अच्छा, एक सेकंड का टाइम देंगे आप लोग। राइट, तो क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण कहां पर किया गया, आर्टिकल 29 के तहत किया गया है। आर्टिकल 30 देख लो फटाफट, क्या कह रहा है भाई, कह रहा है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ठीक है। जो भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना भी कर सकते हैं, और अल्पसंख्यक वर्गों को क्या, और उसमें प्रशासन भी कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या है, अल्पसंख्यक वर्ग जो हैं उनके हितों का संरक्षण हम आर्टिकल 29 के तहत कर रहे हैं, और अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने का भी अधिकार दे रहे हैं। जैसे जो मुस्लिम हैं, आप लोगों ने देखा होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, है ना। बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। अब मुझे अभी एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है, एक आया तो बता दिया, ठीक है। तो वो क्या है, अल्पसंख्यक वर्ग जो जैसे होते हैं वो लोग क्या है, अपनी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना भी कर सकते हैं, और उनके प्रशासन करने का भी उनको अधिकार प्रदान किया गया है। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 30 के तहत, ठीक है। अब ये क्या है भाई, संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, ये कौन सा आर्टिकल था, मैंने आपको बताया आर्टिकल 31 था, राइट। आर्टिकल 31 के तहत क्या था, संपत्ति का जो था अनिवार्य अर्जन था, जो कि पहले हमारा क्या था भाई, पहले हमारा मौलिक अधिकार हुआ करता था ये, राइट। पहले क्या था, ये हमारा मौलिक अधिकार था, लेकिन अब ये क्या बन गया है, संपत्ति का अधिकार। अब क्या बन गया है, आर्टिकल कौन सा हो गया है ये, आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल 300A के तहत अब ये क्या बन गया है, कानूनी अधिकार, यानी कि विधिक अधिकार बन गया है, राइट। कानूनी या विधिक अधिकार बन गया है। बात क्लियर हो गई, विधिक अधिकार बन गया है। बात क्लियर है, यहां तक सारी बातें समझ में आ गई। कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट भी मैंने आपको बता दिया था कौन सा हुआ था, 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है। 44वां संशोधन अधिनियम कब हुआ था, 1978, ठीक है, हुआ था। उससे क्या हुआ, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर क्या बना दिया गया, एक विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया, राइट। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा क्या कहा गया है, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा इसे क्या दिया गया है, दर्जा, क्या कहा गया है भाई, संविधान की आत्मा कहा गया है। बात क्लियर है, संविधान की आत्मा का
दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, याद रखना है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो आपको याद रखना है किसे कहा है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी कि आर्टिकल 32 को कहा गया है। ठीक है, इस भाग के द्वारा क्या होता है, प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचारों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, जो भी हमें मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं उसका हम, अगर उसका हनन होता है, हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है, कोई हमसे छीनने की कोशिश करता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका उपचार करा सकते हैं। ठीक है, कोई मर्ज होता है तो उसका उपचार होता है ना, तो अगर मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं तो अगर उसमें कोई भी कमी आएगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो उसका उपचार हम कौन से आर्टिकल से करवाएंगे, आर्टिकल 32 के तहत करवाएंगे। ये पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आगे बढ़े। देखिए, मैंने आपको बताया दो तरह की, दो आर्टिकल बताए, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। ठीक है, आर्टिकल 226, आर्टिकल 32 किसे प्राप्त है, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को अधिकार प्राप्त है। ठीक है, क्या कि क्या कर सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, किसका अधिकार है, रिट जारी करने का अधिकार है। राइट, याद रखते हैं दोनों आर्टिकल आपको। और मैंने आपको बताया था कि ये जो रिट है ये कितने प्रकार की है, टोटल रिट है 5 प्रकार की। कौन कौन सी है भाई, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या हुआ, सशरीर प्रस्तुतिकरण, हैबियस कॉर्पस। राइट, हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस का मतलब हुआ बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, सशरीर प्रस्तुतिकरण, सशरीर, या तो फिर ऐसा करते हैं, 1 सेक, रिट कितने प्रकार, 5 प्रकार। ठीक है, क्या, सशरीर प्रस्तुतिकरण, मतलब अगर आपने किसी व्यक्ति को पकड़ा हुआ है, किसी भी जुर्म में उसको पकड़ा हुआ है, तो क्या होता है, 24 घंटे के अंदर अंदर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप उसके बयान को या उसके द्वारा दिए गए किसी भी बयान को समक्ष, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, नहीं, आपने जिस व्यक्ति को पकड़ा है उसको आप 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ये रिट कौन सी होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि बंदी को प्रत्यक्ष रूप से हमारे समक्ष लेकर आइए, यानी कि इसे ये भी कहा जाता है कि सशरीर प्रस्तुतिकरण। बात क्लियर हो गई, सिंपल सी ये लाइन भी लिख दी जाती है। कौन सी रिट है जो सशरीर प्रस्तुतिकरण को डिफाइन करती है, तो आपको याद रखना है हैबियस कॉर्पस, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या किया जाता है भाई, 24 घंटे के भीतर, ठीक है, 24 घंटे के भीतर क्या होता है, बंदी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। राइट, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। तो अगर ऐसा होता है कि किसी भी व्यक्ति को पकड़ा गया और क्या हो रहा है कि उसको न्यायालय के सामने प्रस्तुत ही नहीं किया गया, और उसके परिजनों ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाकर अपील कर दी कि व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन हो रहा है, भाई उसको पकड़ा गया है, उसके साथ मारपीट की जा रही है, जबरदस्ती बयानबाजी करवाई जा रही है, लेकिन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को ये अधिकार प्राप्त है कि वो क्या करेगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी करके डायरेक्ट आदेश देंगे कि भाई बंदी, जिस भी व्यक्ति को आपने बंदी बनाया उसको 24 घंटे के भीतर हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। बात क्लियर हो गई, ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरी रिट कौन सी है भाई, परमादेश, यानी कि मैंडेमस। ठीक है, परम आदेश। राइट, परमादेश क्या होता है भाई, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, परमादेश क्या है, देखिए कोई भी लोक अधिकारी है, जो भी सरकारी व्यक्ति है, उसके प्रति ये आदेश जारी किया जाता है। मान लीजिए अगर कोई भी लोक अधिकारी है, उसका जो काम है वो उस काम को छोड़कर दूसरे कामों में लगा हुआ है,
ठीक है, या फिर वो उस काम को करने से मना कर रहा है। मान लीजिए अगर आप एक आईएएस ऑफिसर हैं, आप एक लोक अधिकारी हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, लेकिन आपका जो काम है अपने जिले की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना और आप उसमें कोताही कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपके प्रति ये वाली रिट जारी की जाएगी, परम आदेश। परमादेश का मतलब परम आदेश है, राइट। परम आदेश न्यायालय द्वारा किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है। कब किया जाता है? जब वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से मना कर दे। न्यायालय उसे फटकार लगाते हुए कहते हैं, परमादेश जारी करते हुए कहते हैं कि आपका जो काम है आप अपने काम को कीजिए, आप अपने काम को क्यों नहीं कर रहे हैं? जवाबदेही आपकी बनती है भाई, आप इस पद पर हैं तो आप अपने काम के प्रति निष्ठा रखिए। तो क्या होता है, ये वाली परम आदेश यानी कि परमादेश रिट जो है वो क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा जारी की जा सकती है। यानी कि न्यायालय फटकार लगाएगा लोक अधिकारी को अपने उस काम को करने के लिए जो उसका अधिकार है, लेकिन वो करने से मना कर रहा है। बात क्लियर हो गई? लिख देंगे आप लोग यहां पर क्या, न्यायालय द्वारा लोक अधिकारी, ठीक है, ये सारे पॉइंट पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है, लोक अधिकारी को अपने कार्य को करने के लिए जारी की जाती है। कब जारी की जाएगी? जब जो उसका कार्य है वो करने से वो मना कर रहा हो। बात क्लियर हो गई? एक बात और आपको याद रखनी है कि ये वाली जो रिट है, परमादेश जो है वो राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं होती है, ठीक है। क्या नोट डाउन करेंगे? राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं होती है, ठीक है। राष्ट्रपति और राज्यपाल, भाई देखिए अपवाद है हर जगह, ठीक है, जारी नहीं होती है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध ये वाली रिट जारी नहीं होती है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आती है कौन सी? प्रतिषेध, यानी कि प्रोहिबिशन, प्रोहिबिटेड, मतलब कोई भी कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिनको प्रोहिबिटेड कर दिया जाता है। प्रोहिबिटेड का मतलब कर ही नहीं सकते, ठीक है। क्या होता है इसमें, क्या होता है भाई, किसी उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को फटकार लगाई जाती है कि भाई आप अपने अधिकार क्षेत्र, जो आपका अधिकार क्षेत्र है, आप अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर कार्य कीजिए, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य मत कीजिए, ठीक है। तो उच्च न्यायालय द्वारा, नोट डाउन करेंगे, प्रतिषेध क्या है? उच्च न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करने से रोका जाता है, राइट। बात क्लियर हो गई? तो प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन क्या है भाई, आपका जो काम है आप अपने काम पर फोकस कीजिए ना, आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम क्यों कर रहे हैं, है ना। जो मामला हाई कोर्ट का है, जो मामला सुप्रीम कोर्ट का है, अधीनस्थ न्यायालय कैसे उस पर काम कर रहा है ना, तो क्या करेगा, फटकार लगा देता है कौन? उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, या तो फिर आप इसमें ये लिखो कि, इसमें ये मत लिखो, इसमें ये लिखो आप, किसी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी किया जाता है, ऐसे लिखो, ठीक है। क्या? किसी न्यायिक या अर्ध न्यायिक
राइट। अर्ध, ऐसे लिखो इसको, अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी किया जाता है, राइट। संस्था के विरुद्ध न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है जब वो क्या करता है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य कर रही होती है, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। अब देखते हैं भाई, प्रतिषेध बता दिया, उत्प्रेषण देख लीजिए, ठीक है। उत्प्रेषण में क्या होता है, उत्प्रेषण में ये सर्टियोरारी में ये होता है कि कोई उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को ये फटकार लगाता है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर होकर काम मत कीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। प्रतिषेध में क्या है, किसी न्यायिक या अर्धन्यायिक संस्था के विरुद्ध होता है, और उत्प्रेषण रिट किसके विरुद्ध होती है, कोई उच्च न्यायालय जो होता है वो अपने अधीनस्थ न्यायालय को ये फटकार लगाता है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य मत कीजिए। बात क्लियर हो गई। और यहाँ पर ये किसका एग्जाम्पल सेट करता है भाई, चलिए अधिक इसके बारे में भी लिख देती हूँ मैं, उत्प्रेषण के बारे में भी लिख देती हूँ। क्या है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण वहां पर भाई स्पेस बचा नहीं है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। उत्प्रेषण में क्या है, सर्टियोरारी क्या कहता है, किसी उच्च न्यायालय द्वारा, किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकता है, ठीक है, रोकती है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, ये हो गई उत्प्रेषण रिट जो है वो हो गई ये, ठीक है। अब कौन सी रिट आती है, अब आपकी आती है अधिकार प्रक्षा, ठीक है। अधिकार प्रक्षा यानी कि क्यो वारंटो, ठीक है। अधिकार प्रक्षा, इसका मतलब क्या होता है, आपका क्या प्राधिकार है, आपका क्या प्राधिकार है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, आपका क्या प्राधिकार है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है वो असंवैधानिक तरीके से किसी पद को प्राप्त कर लेता है, ठीक है, और इस बात का खुलासा हो जाता है कि क्या है, जैसे एग्जाम्पल से आप समझिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने क्या किया होगा, उन लोगों ने देखा होगा कि हाई स्कूल की मार्कशीट, हाई स्कूल दोबारा करके एक फेक मार्कशीट और दुनिया भर का वही करवा कर क्या करते हैं वो लोग, पुलिस की भर्ती में ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है। बट क्या होता है, ये बहुत खुफिया तरीके से किया जाता है। अगर इसका खुलासा, अगर मान लीजिए इसकी रिपोर्ट कोई कर दे कि भाई इन्होंने क्या किया है कि फर्जी फिर से दोबारा हाई स्कूल करके ये अपना फर्जी मार्कशीट वगैरह बनवा कर इस तरह से क्या किया है, ये इन्होंने ये पद प्राप्त किया है, तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट अधिकार प्रक्षा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अधिकार प्रक्षा रिट जारी करेगा, उससे पूछेगा आपका क्या प्राधिकार है, मतलब असंवैधानिक तरीके से आपने पद प्राप्त किया है। अब क्या है, आपके ऊपर मुकदमा तो चलेगा ही, लेकिन जो खर्च आपके ऊपर हुआ है वो भी आपसे वसूला जाएगा, मुकदमा चलेगा, मुकदमे के बाद जो दंड मिलेगा वो भी आपको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेनिंग के दौरान जो खर्च हुआ वो भी आपको पे करना पड़ेगा, और भी जो भी जुर्माना आप पर लगेगा वो भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो अधिकार प्रक्षा यानी कि क्यो वारंटो का मतलब होता है आपका क्या प्राधिकार है। तो ये 5 प्रकार की रिटें हैं जो न्यायालय द्वारा जारी की जाती हैं। बात क्लियर हो गई, यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई आप सभी को, ठीक है। मैंने आपको समझा ही दिया सारी रिटों के बारे में, आई होप आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए हम क्या करेंगे, सेशन को यहीं तक रखेंगे, ठीक है। आज के लिए सेशन को हम यहीं तक रखेंगे। काफी कुछ चीजें समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। 5 प्रकार की रिटें थी वो मैंने आपको समझा दी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश यानी कि मैंडेमस, प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण यानी कि सर्टियोरारी, अधिकार प्रक्षा यानी कि क्यो वारंटो यानी कि आपका क्या प्राधिकार है, राइट। तो ये हो गया आज का जो हमारा मूल अधिकार का बेसिक टॉपिक था, ये मैंने कर दिया है कंप्लीट।
और आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में भी आ गई होंगी। अगर आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आप लोग को सेशन कैसा लगा। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने और भी साथियों के साथ क्लास को शेयर कर दिया कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली आप लोग 10 बजे मुझसे जुड़ जाएं, है ना। कभी भी नोटिफिकेशन बेल आइकन है ना जो भी हो उसको प्रेस कर लिया कीजिए, ताकि आपकी कभी भी कोई भी क्लास मिस ना हो। और बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही, मैं आपके लिए मेहनत करती रहूँगी। आप लोग मेरे साथ जुड़कर अपना प्यार दिखाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।